नमस्कार। अगर कोई नया एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन है तो ये गाइड खास तौर पर उसके लिए है। आज हम अनशेड्यूल्ड मेंटेनेंस की दुनिया में गोता लगाएंगे और ये समझेंगे कि कैसे एक छोटी सी लॉगबुक एंट्री एक एयरक्राफ्ट की सेफ्टी की सबसे मजबूत कड़ी बन जाती है। तो चलिए एक फॉल्ट की कहानी का पीछा करते हैं। सोचिए, एक पायलट ने किसी दिक्कत की रिपोर्ट की। ठीक यहीं से एक टेक्नीशियन का काम शुरू होता है। और सबसे पहला, सबसे जरूरी काम क्या है? बस उस खराबी की कहानी को उसकी हर एक डिटेल के साथ एकदम परफेक्ट तरीके से लिखना। हम इस पूरी कहानी को 6 हिस्सों में देखेंगे। खराबी का पता लगने से लेकर उसकी लॉगबुक एंट्री करने, फिर यह तय करने कि उसे तुरंत ठीक करें या टाल दें, और आखिर में उस काम को पूरी तरह से क्लोज करने तक। यह है हमारा आज का रोड मैप। तो कहानी का पहला चैप्टर, खराबी रिपोर्ट हो चुकी है। अब एक टेक्नीशियन के तौर पर सबसे पहले 2 बहुत जरूरी किताबों की तरफ देखना होगा। देखिए, इन दोनों किताबों में जमीन आसमान का फर्क है और इसे समझना बहुत जरूरी है। टेक्निकल लॉगबुक को आप एयरक्राफ्ट की पर्सनल डायरी मान सकते हैं। इसमें हर छोटी बड़ी बात, हर खराबी दर्ज होती है। यह हमें बताती है कि क्या हुआ। दूसरी तरफ है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस मैनुअल यानी AMM। यह बिल्कुल एक रेसिपी बुक जैसी है। यह बताती है कि उस खराबी को कैसे ठीक करना है। अब आते हैं स्टेज के सबसे जरूरी काम पर, एक बिल्कुल सही और पूरी लॉगबुक एंट्री करना। यह सिर्फ कोई फॉर्म भरना नहीं है, यह तो एयरक्राफ्ट की हेल्थ का एक पक्का रिकॉर्ड बनाने जैसा है। हर लॉगबुक एंट्री में ये सारी बातें होनी ही चाहिए। ये एक तरह की चेकलिस्ट है। बताना होगा कि क्या काम किया गया, किस मैनुअल के हिसाब से किया, कब और कहां किया और किसने किया। अगर काम टाला गया है तो उसका भी जिक्र करना जरूरी है। और फिर आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, CRS यानी सर्टिफिकेट ऑफ रिलीज टू सर्विस जारी करना। ये वो ऑफिशियल साइन है जो कहता है कि विमान अब सेफ है। और एक ऐसी बात जो कभी नहीं भूलनी चाहिए, अगर कोई भी पार्ट बदला गया है तो उसका पार्ट नंबर और सीरियल नंबर लिखना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि इससे भविष्य में किसी भी जांच या सेफ्टी एनालिसिस के लिए उस पार्ट को ट्रैक किया जा सकता है। सेफ्टी के मामले में यह एक ऐसा नियम है जिस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। अच्छा, लॉगबुक एंट्री तो हो गई। अब एक टेक्नीशियन एक चौराहे पर खड़ा है। उसे एक बड़ा फैसला लेना है। क्या इस खराबी को अभी इसी वक्त ठीक करना जरूरी है या फिर इसे कुछ समय के लिए सेफली टाला जा सकता है? इस फैसले को लेने में जो पहली गाइड है वो है MML यानी मास्टर मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट। इसे मैन्युफैक्चरर की नो गो लिस्ट समझिए। अगर खराब हुआ पार्ट इस लिस्ट में है तो बस बात वहीं खत्म। जब तक वो ठीक नहीं होता, विमान उड़ान नहीं भर सकता। अब MIL के बेस पर ही हर एयरक्राफ्ट के लिए एक खास MIL तैयार की जाती है। ये एक प्रैक्टिकल टूल है जिसे मेंटेनेंस स्टाफ रोज इस्तेमाल करता है। ये उन गैर जरूरी खराबियों को सेफली टालने की इजाजत देता है ताकि विमान उड़कर अपने बेस स्टेशन तक पहुंच सके जहां उसकी मरम्मत हो सकती है। ठीक है, तो अगर किसी रिपेयर को टालने का फैसला हो गया तो इसके साथ कुछ जिम्मेदारियां भी आती हैं। इसमें डेडलाइंस और कुछ एक्स्ट्रा सेफ्टी चेक्स भी शामिल हैं। और हां, जब कोई काम टाला जाता है तो उसके लिए सबसे जरूरी नियम है डेडलाइन। कितनी? सिर्फ 2 हफ्ते। किसी भी टाले गए आइटम को लॉगबुक में एंट्री के 14 दिन के अंदर अंदर ठीक करना ही होता है। मतलब इसमें कोई ढील नहीं। इस डेडलाइन को हल्के में लेने की तो सोच भी नहीं सकते। अब यहां एक बहुत ही जरूरी सेफ्टी चेक आता है। किसी नई खराबी को टालने का फैसला करने से पहले विमान की मौजूदा टाली गई सभी खराबियों की लिस्ट देखनी होगी, चाहे वो MEL में हो, CDL यानी कंपोनेंट डेविएशन लिस्ट में, या HIL यानी होल्ड आइटम लिस्ट में। सवाल यह पूछना है कि क्या ये नई खराबी पहले से मौजूद छोटी छोटी खराबियों के साथ मिलकर कोई बड़ा खतरा तो नहीं बना रही। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक छोटी सी खरोच शायद बड़ी बात ना हो, पर 10 छोटी खरोचें मिलके एक बड़ी प्रॉब्लम बन सकती हैं। और जब बात ETOPS फ्लाइट्स की आती है, मतलब वो लंबी उड़ानें जो समंदर या बिल्कुल सुनसान इलाकों के ऊपर से गुजरती हैं, तो नियम और भी ज्यादा सख्त हो जाते हैं। यहां नॉर्मल प्री फ्लाइट चेक से काम नहीं चलता। सिर्फ वही स्टाफ जांच कर सकता है जिसके पास ETOPS का स्पेशल सर्टिफिकेशन हो। ये सेफ्टी की एक और मजबूत परत है। अभी तक हम एक टेक्नीशियन के काम को देख रहे थे। चलिए अब जरा बड़ी तस्वीर को समझते हैं कि एक छोटी सी लॉगबुक एंट्री पूरे सेफ्टी सिस्टम के लिए इतनी जरूरी क्यों है। इसे ऐसे समझिए, लाइन मेंटेनेंस स्टाफ जो अलग अलग स्टेशनों पर काम करता है, वो शायद बार बार हो रही एक ही खराबी के पैटर्न को ना पकड़ पाए,
लेकिन जब उनकी लिखी हर एक सटीक रिपोर्ट एक जगह इकट्ठा होती है तो इंजीनियरिंग सर्विस के एनालिस्ट उस डेटा में छिपे पैटर्न को ढूंढ निकालते हैं और बार बार होने वाली समस्याओं की जड़ तक पहुंच जाते हैं। ये डायग्राम दिखाता है कि कैसे एक छोटी सी लॉगबुक एंट्री एक बहुत बड़े सिस्टम का दिल होती है। देखिए, यहां से डेटा सीधा इंजीनियरिंग सेफ्टी एनालिसिस तक पहुंचता है। यहीं पर पूरे फ्लीट में चल रहे ट्रेंड्स का पता लगाया जाता है और बड़ी दुर्घटनाओं को होने से पहले ही रोक दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि एक टेक्नीशियन की रिपोर्ट सचमुच हजारों लोगों की जान बचा सकती है। तो चलिए वापस अपनी कहानी पर आते हैं, जहां से हमने शुरुआत की थी। खराबी को टाला गया था, लेकिन अब उसे ठीक करने और काम को ऑफिशियली पूरा करने का समय आ गया है। तो किसी भी टाले गए आइटम को बंद करने की ये आखिरी प्रक्रिया है। सबसे पहले AMM के हिसाब से मरम्मत करें, फिर एक नई लॉगबुक एंट्री करें कि काम पूरा हो गया है। उस आइटम को डेफर्ड लिस्ट से हटाएं और आखिर में एक नया CRS जारी करें। मतलब डॉक्यूमेंटेशन शुरुआत में जितना जरूरी था, काम खत्म करते वक्त भी उतना ही जरूरी है। और इस CRS आखिर है क्या? ये एक कानूनी बयान है। ये सर्टिफाइंग स्टाफ का साइन है जो ये कहता है, हाँ, ये विमान अब उड़ने के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। CRS के बिना एक एयरक्राफ्ट को उड़ान के काबिल नहीं माना जाता, चाहे मरम्मत कितनी भी अच्छी क्यों ना हुई हो। तो हमेशा याद रखिए, लॉगबुक सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक विमान की पूरी जिंदगी की कहानी है और टेक्नीशियन ही उसके लेखक हैं। हर एंट्री उस कहानी में एक नया पन्ना जोड़ती है। तो सवाल यह है कि जब कोई वो लिखी हुई कहानी पढ़ेगा तो वो